सुई गैस के चूल्हे ठीक करवा लो, प्रेशर कुकर दे रबड़ लगवा लो। फेरी वाला हस्बे मामूल सुबह सुबह ही पहुंच गया था इसकी नींद खराब करने के लिए। या मेरे खुदाया, मेरा पीछा छोड़ेगा कि नहीं ये। साकब ने तकिया अपने कानों के ऊपर रख के फिर से सोने की कोशिश की। साकब, ओ साकब बेटा उठ जा, बहुत काम पड़ा है, क्यों मुझे तंग कर रहा है। अब अम्मी भी शुरू हो गई थी। वो मजबूरन उठा और वॉशरूम में गया। आखिर आप सबको मेरी नींद से क्या दुश्मनी है। वो बिखरे बालों और सूजी हुई आंखें लिए अम्मी के सर पर खड़ा पूछ रहा था। 11 बज रहे हैं, अब भी ना उठाएं तुम्हें। अम्मी ने भी आंखें दिखाई। साकब अपनी गर्दन मसलता हुआ बैठ गया। आपको मालूम भी है कि मेरे सर में दर्द रहता है, फिर भी। वो चाय का कप मुंह से लगाता हुआ बोला। हाँ तो बेटा, सारी रात मोबाइल से लगा रहेगा तो दर्द तो होगा ना। अम्मी अपना मग उठाते हुए बोली। खैर अम्मी, मुझसे ज्यादा तो आप यूज करती हैं फोन पे व्हाट्सएप। ये व्हाट्सएप ही है सारी फसाद की जड़। वो अम्मी के फोन की तरफ इशारा करता हुआ बोला। अम्मी ने जवाब में इसे खा जाने वाली नजरों से देखा पर कहा कुछ नहीं। जब से लॉकडाउन हुआ था साकिब की तो मौजें हो गई थी। सारी रात जागता, मूवीज देखता या फिर अपने दोस्तों के साथ पबजी खेलता। हालांकि इसकी उम्र 25 साल थी, लेकिन था वो अब भी बिल्कुल बच्चा। कभी जिंदगी को सीरियस ही नहीं लेता था। मोमना बेगम इसकी इन्हीं आदतों से सख्त बेजार थी। सुधर जाओ बेटा, जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती। मोमना ने इसे तासुब से पबजी खेलते देखा तो फोन उठ रख के उठा। अम्मी, आप मुझे लिख के दे दें कि जिंदगी कैसे गुजरती है, मैं वैसे ही गुजार लूंगा। बस आप रोज का लेक्चर ना दिया करें प्लीज। वो मोमना के कदमों में अकड़ूं बैठ गया। शर्म तो नहीं आती माँ से ऐसी बात करते हुए। पीछे से दादी भी शुरू हो गई। दादी प्लीज आप रहने दें, आप बीच में नहीं आए। वो इनकी तरफ मुड़ा। मोमना ने सर पकड़ लिया। अब ये दादी पोता चुप नहीं होंगे। मोमना नजर बचा के वहां से निकलनी, वैसे भी इनको अपना ड्रामा देखना था। अरे तो क्या कहती है वो तुझे, यही ना कि कुछ घर का काम काज ही कर लिया कर। दादी तस्बीह के दाने गिराते हुए गोया हुई। दादी, क्या मेरे चेहरे पे लिखा है कि इस बंदे को हर काम कहो। वो पूछने लगा। वो मोटा बैठा सारा दिन ठूंसता रहता है, इसे कोई क्यों नहीं कहता। वो रायान की तरफ इशारा करके बोला, जो अपने लिए खरबूजा लाया था। अरे, और अब वो इसे बड़ी महारत से काट रहा था। अरे वाह, बच्चा है फिर भी सब काम वही करता है, तेरी तरह निकम्मा नहीं है। दादी को भी इससे अल्लाह वास्ते का बैर था। एक बात बताएं सच सच। वो संजीदगी से बोला। हाँ पूछ। दादी अपने दुपट्टे को सर पे अच्छे से जमाती बोली। मैं आपका सुतेला पोता हूं ना। इसने सरगोशी में पूछा। या इलाही, मजाल है जो कभी ढंग की बात कर लिया करे ये लड़का। दादी ने हाथ जोड़े और कान लपेट के लेट गई। इस बात का जवाब आज तक नहीं दिया आपने। दादी ने हाथ से इसको जाने का इशारा किया। साकब ने रायान की प्लेट से खरबूजे की आखिरी काश उठाई और वहां से भागा तो रायान भी इसके पीछे भागा। प्लीज बेटा एसी लगवा दो, इसको पड़े पड़े जंग लग जाएगा। अम्मी ने एसी की तरफ इशारा किया जो एक माह से डिब्बे में पड़ा था। दीवार पे लग के भी इसको जंग ही लगना है तो यहाँ क्या बुराई है। साकब ने शाने उचकाते हुए कहा। वो अपने फोन में कोई मीम देख कर मुस्कुरा रहा था। क्योंकि मैं तुम लोगों को एसी चलाने से मना करती हूँ। अम्मी को गुस्सा आ गया। मेरे पास कोई कानून के खजाने नहीं है कि तुम लोग 24 घंटे एसी चलाते रहो। अम्मी का पारा हाई हो चुका था। साकब ने सर झुका लिया। अब मुंह खोलने का मतलब मुंह की खाना था। और हाँ, ये एसी तुम्हारे बेडरूम में लगेगा। साकब हैरत से इनको देखने लगा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये मेहरबानी मुझ पे क्यों की जा रही है। वह इंतहाई मुद्दबाना अंदाज में पूछने लगा। ये मेहरबानी तुम पे नहीं डफर, अम्मी की भांजी पे की जा रही है। वानिया भी अपने कमरे से निकल आई थी। क्या, कौन सी भांजी। वो चौंका। वो इंग्लैंड वाली खाला है ना, उनकी इकलौती बेटी। वानिया ने बताना शुरू किया। ये क्या बदतमीजी है, इंग्लैंड वाली खाला। शर्म नहीं आती है मेरी औलाद को। अरे इसका नाम आयशा है, कभी तो आयशा खाला कह लिया करो। हर वक्त इंग्लैंड वाली खाला। अम्मी ने इन दोनों की क्लास ले डाली। अम्मी, आज तो आप लगता है लड़ने के मूड में हैं। साकब कहकर वहां से भागा। अम्मी तिल मिला के रह गईं। और वानी तो पिटेगी किसी रोज मेरे हाथों से। तोपों का रुख वानिया की तरफ हो गया था। मैंने क्या किया है अम्मी, वो हैरत से बोली। जाओ यहाँ से, मेरा मुंह मत खुलवाओ। मोमना असल में बहुत परेशान थी जब से आयशा ने इसे बताया था कि विशा को पाकिस्तान भेज रही हैं। तब से मोमना के हाथों के तोते उड़े हुए थे। इनका 4 कमरों का फ्लैट था और एक ड्राइंग रूम। इसमें वो लोग एडजस्ट कर लेते थे, लेकिन एक और फर्द का इजाफी मतलब कि किसी घर के फर्द को इसके अपने कमरे से महरूम करना। मोमना अपना रूम नहीं दे सकती थी क्योंकि वासिफ साहब को पसंद नहीं था किसी और के रूम में जाना।
वानिया का कमरा बहुत छोटा था जिसमें वो न जाने कैसे गुजारा करती थी। रयान अपनी दादी के साथ सोता था। इस कमरे का तो सोचना भी गुनाह था, वरना दादी ले दे के एक साकिब का कमरा ही था जो मेहमान को दिया जा सकता था। अब इस बात के लिए इसकी बातें सुनने का हौसला नहीं था इनमें। वैसे ही वो सारा दिन मिडल चाइल्ड का राग अलाप के सबको अपने दुखड़े सुनाता रहता था, लेकिन अब आर या पार कमरा तो वही देना था उनको। क्या मुसीबत है यार। साकिब लाउंज में यहाँ से वहाँ टहलता जा रहा था। मोमना बेगम सोफे पे विराजमान थी और वानिया नीचे बैठकर अपने नेल कलर रिमूव कर रही थी। आखिर लोग हमें सुकून का सांस लेने क्यों नहीं देते अम्मी। अब वो कमर पे हाथ रखे मोमना को घूरे जा रहा था। सारा साल तो वो आते जाते रहते हैं, अब रमजान में तो हमें बख्श दें। मोमना तो ऐसे सुकून से बैठी थी कि जैसे वो इनसे मुखातिब ही ना था। तौबा तौबा। पीछे से वानिया की आवाज आई। अम्मी इस मोटी को कहें कि अपनी चूंच बंद करे, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। वानी तुम चुप नहीं रह सकती। एक बार फिर वानी को डांट पड़ी। अम्मी मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि मेहमान रहमत होता है, इसे इस तरह सीखपा नहीं होना चाहिए। वानी ने मुंह बनाकर कहा। अच्छा इतनी रहमत है तो तुम अपना कमरा दे दो ना। साकिब को बस यही गम खाए जा रहा था कि इसका कमरा जो कि गोशे आफियत था वो भी इसके हाथ से जाने वाला था। ये तो शुक्र था कि दादी सो रही थी, वरना इतने लेक्चर तो वो देती मेहमानदारी पर। ये सारी मीटिंग्स वो दादी की गैर मौजूदगी में ही किया करते थे। मोमना को साकिब से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन इसकी हरकतें ही ऐसी थीं कि हर कोई इसे डांटता ही रहता था। खास तौर पर दादी ने तो जिम्मा लिया हुआ था एक एक को इसके करतूत बताने का। इसी वजह से मोमना का भी पारा हाई हो जाता था। साकिब जहाँ भी जाता था सब इसको बहुत प्यार देते थे। वो था ही ऐसा, कभी किसी को मना नहीं करता था। आधी रात को भी कोई बुलाता किसी काम से तो चला जाता। लेकिन मसला ये था कि वो अपने घर में किसी को कोई काम करने से बहुत भागता था। एक काम के लिए इसको 100 बार कहना पड़ता था। अभी 3 माह हुए वो नए घर में शिफ्ट हुए थे, सब सामान सेट हो चुका था। एक एसी लाउंज में लगा हुआ था और नया एसी लिया था कि वासिफ अली को अपने कमरे के अलावा कहीं नींद ना आती थी। बाकी सब लोग गर्मियों में लाउंज में ही सो जाते थे। वैसे भी सारा दिन सबका वहीं गुजरता था, लेकिन अब ये एसी सागब के रूम में ही लगना था, क्योंकि मेहमान जो आ रही थी वो कहाँ गर्मी बर्दाश्त करती, और ना ही इन सबके साथ प्लेटफॉर्म बकौल साकब के वो लगाती। आज उसकी आंख 9 बजे ही खुल गई। वो आंखें मलता हुआ लाउंज में आया तो फरजाना पोछा लगा रही थी। इसे देख के खुशी से बोली, आज बड़ी जल्दी जाग गए साकिब भाई। वो सोफे पे बैठा और बड़ा ही दुखी अंदाज बना के बोला, क्या बताऊं फरजाना बहन। हाय क्या हुआ साकिब भाई। फरजाना ने हस्बे मामूल एक जोरदार किस्म का हाय बोला। मेरा चार्जर रात खराब हो गया। मेरा मतलब है मेरे फोन का चार्जर। मोमना के घूरने पर इसने अपना जुमला दुरुस्त किया। अल्लाह ची ची ची। फरजाना ने अपना दूसरा खास डायलॉग बोला जो वो किसी को तकलीफ में देखकर बोला करती थी। आपको तो भाई फिर सारी रात नींद नहीं आई होगी। वो अपना काम छोड़कर इसका दुखड़ा सुन रही थी। नहीं खैर नींद तो बड़ी अच्छी आई, वो जमाई लेते हुए बोला। फरजाना टुकर टुकर देखे जा रही थी अफसोस से। तुम इसके चार्जर के गम में फोत मत हो जाना, अभी काम काफी करना है तुम्हें। मोमना ने अपना गुस्सा इस पर उतारा। साकब को अभी कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि फिलहाल इससे जो काम फंसा था। हाँ बाजी मैं काम ही तो कर रही हूँ। वो फिर से काम में लग गई। बेटा प्लीज आज ले आना बंदा एसी लगवाने, बदले में मुझे क्या मिलेगा। वो अम्मी के गले में बाहें डालकर बोला। वो समझ गई कि अब बात बनने वाली है। तुम्हें मिलेगा फोन का न्यू चार्जर। वो सोचने का नाटक करके बोली, तब वो हंस दिया। फिलहाल तो नाश्ता दे दे। अभी लाई। एसी का आउटर जहाँ पर लगना था वो जगह काफी ऊंची थी। पहले तो बंदा सीढ़ी लेने गया तो 3 घंटे बाद वापस आया। यार ऐसे कौन करता है जैसे आपने किया। साकब मुंह बना के बोला। वो भाईजान मुझे एक जगह एसी फिट करने पे लगा दिया था इसने, जहाँ सीढ़ी लेने गया। जी हाँ, और इसी दौरान अपने 2-3 एसी वॉश सर्विसेज भी की होंगी। इसे सब मालूम था। कराची में एक बंदे को फंसा के दूसरे का काम करते थे। खैर एक टूटी फूटी सीढ़ी लाया था अपने साथ और ऊपर जाने लगा। आउटर भी उठा रखा था साथ। साकब अभी सोच ही रहा था कि ये क्या बला है जो अकेला ही उठाई जा रहा है। इतने में धड़ाम की आवाज आई और वो बंदा नीचे गिर पड़ा था, आउटर समेत। या अल्लाह। साकब ने अपना सर पकड़ लिया। मुश्किल बंदे को सहारा देकर उठाया। वह अपनी कमर पकड़े हुआ था। लगी तो नहीं। साकब इसे आगे पीछे से चेक करते हुए पूछने लगा। नहीं भाई बस अब मैं चलता हूँ, वो कड़ाह के बोला। बेचारे ने मुंह से पान की पेक फेंकी थी, जिसे साकब खून समझ के घबरा गया। ये क्या हुआ। जल्दी से इसने कुछ रुपए इसमें से निकाल कर इसको थमाए। वह लंगड़ाता हुआ जाने लगा। आउटर नीचे पड़ा, इसका मुंह चढ़ा रहा था।
एक नई मुसीबत। इसने आउटर को जोर से लात मारी। आउच! वो अपना पैर पकड़कर रह गया। बड़ी मुश्किल से वो ये मनहूस एसी लगवाने में कामयाब हुआ था। मिशन एसी सक्सेसफुल। साकब ने खुशी से अदाब बजा लाते हुए सर झुकाया अम्मी के सामने। अम्मी, एसी तो 1 घंटे से फैन में ही चले जा रहा है। वानिया साकब के कमरे से निकलते हुए बताने लगी। क्या? अम्मी और साकब दोनों ने एक साथ कहा। फिर पूरा दिन चला चला के देखा, लेकिन एसी फैन पे ही चली। क्या मुसीबत है यार! इसने अपना सर पकड़ लिया। अम्मी को ये बात बता नहीं सकता था कि वो दोपहर में क्या गड़बड़ हुई थी, वरना वो खूब हौसला अफजाई करती। अपने दोस्त से अच्छे से इलेक्ट्रिशियन का नंबर लेकर इसे बुलाया। वो कुछ काम का बंदा था, 2 मिनट में ठीक कर दिया। भाई, इसका पंखा अटक रहा था पीछे से, वही सीधा किया है। बहुत शुक्रिया भाईजान। शुक्र है चल पड़ी मनहूस। विशा के आने में अभी कुछ दिन थे जब तक जोरों शोर से तैयारियां जारी थी। अम्मी, आपने देखा हुआ है ना विशा को? वानी ने पूछा। हाँ बेटा, बचपन की तस्वीर में ही देखा है, अब तो जवान हो गई। माशाल्लाह, वो हॉस्टल में ही होती है। आयशा को कई बार कहा कोई पिक्चर भेजो इसकी, लेकिन न जाने क्या डर है इनको, बस कहती हैं कि वो पिक्चर्स नहीं निकालने देती। क्यों अम्मी, ऐसा कैसे हो सकता है कि आजकल कोई पिक ना निकाले? बस आयशा कहती है इसे एक पिक बनाना पसंद नहीं। बचपन में ही सख्त नाराज होती थी कि तस्वीर कोई ना निकाले। असल में उसे एक बार चेहरे पर चोट आई थी, जिससे चेहरा बहुत खतरनाक हद तक बिगड़ गया था। डॉक्टर्स ने सख्ती से मना किया था कि इसे आईना ना दिखाया जाए। घर के सारे आईनों पर पर्दे डाल दिए गए थे, लेकिन इसे एक दिन मालूम हो गया कि वो बहुत बुरी दिखती है। तब वो कुछ अजीब सी हो गई। इसके बाद टीन एज में इसके 2 सर्जरीज हुई और वो बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन तब से ही वो अपनी तस्वीर नहीं निकालने देती। और खबरदार, जो किसी ने इससे कुछ कहा तो अम्मी को याद आया तो इनको वार्निंग दी। अपनी नुकम्मी औलाद से इनको यही तवक्का थी। हम क्यों कहने लगे भला? वानी ने शाने उचकाए। क्या कहा? यकना शुद्ध दो शुद्ध? साकब पेट पकड़े हंसे जा रहा था, जबकि मोमना का मूड सख्त ऑफ था। तुम्हें क्यों हंसी आ रही है? मोमना ने अपनी चप्पल ढूंढने की कोशिश की। अपना ये हथियार बस हाथ में लेकर डराती थी, कभी यूज नहीं किया था। रहने दें अम्मी, मैं आपकी चप्पल से नहीं डरने वाला। वो हाथ से इनको रोकते हुए बोला। हाँ हाँ, क्यों डरोगे तुम लोग? मेरी कोई इज्जत है तुम सबके सामने? माँ हूँ, लेकिन मजाल है जो कभी माँ समझा हो। वो तैश में थी, सारा गुस्सा इसी पर निकल रहा था। यार अम्मी, हम आपको दोस्त समझते हैं, ये अच्छा नहीं लगता आपको? नहीं लगता, वो मुंह फुला के बोली। सुबह ही सुबह आयशा ने बताया था कि विशा के साथ इसकी सहेली भी आ रही है। इसे भी पाकिस्तान देखने का बहुत शौक है, और विशा की मेडिसिन वगैरह का भी इसे अच्छे से मालूम है, जो कि इसकी अच्छे से देखभाल करेगी। क्योंकि विशा को अस्थमा था, तो इसकी सेहत का ख्याल वही रख सकती थी। इसकी मेडिसिन और क्या चीज़ खानी है क्या नहीं खानी, इसका सब इसे ही पता था। अब 2 लोगों के लिए वो कहाँ से कमरा लाती? वासिफ अली और मोमना के 3 बच्चे थे, जिनमें सबसे बड़ी वानिया थी और दूसरे नंबर पर साकिब और सबसे छोटा रयान था। वानिया शुरू से ही किताबी कीड़ा थी, जबकि साकिब को कोई दिलचस्पी न थी किताबों से। जैसे तैसे इसकी स्टडीज चल रही थी बस। वानिया साकब से 2 साल बड़ी थी, लेकिन इन दोनों की जरा नहीं बनती थी। इसकी और साकब की झड़पें होती रहती थी। साकब इसे मोटी कहे बिना पुकारता ही ना था। वानिया बड़ी थी और सबकी लाडली थी। रयान सबसे छोटा था, तो इसका भी सबको ख्याल रहता था। लेकिन बीच में आता था साकिब, जो कि सबको ही प्यारा था, लेकिन इसे यही शिकायत थी कि मेरा हक मारा जाता है। घर में सफाइयाँ अरूज पर हैं वालिदा। ये माह रमजान की आमद की तैयारी है या आपकी भांजी के आने की? साकब ने फरजाना को हर तरफ जादू की छड़ी घुमाते देखकर पूछा। मोमना की तरफ से कोई जवाब ना आने पर वो फरजाना को चिढ़ाने लगा। वैसे फरजाना बहन, तुम अपना कोई बंदोबस्त कर लो तो बेहतर है, क्योंकि हमारे यहाँ तो विलायत से मुलाजमा आ रही है। वो फ्रिज से सेब निकाल कर बोला। हाय बाजी, ये क्या कह रहे हैं साकब भाई? फरजाना, जो कि कैबिनेट साफ करने में लगी थी, इसकी बात सुन के एकदम डर के मोमना से बोली। कितनी बार कहा है इसकी किसी बात पे ध्यान ना दिया करो। मोमना बेगम ने फरजाना को झाड़ पिलाई तो वो मुंह बसूर के दोबारा सफाई में लग गई, लेकिन दिल में खटखट हो रही थी। इस घर में एक फरजाना ही थी जो बड़े शौक से साकब की बातें सुनती थी, वरना कोई भी इसकी बातों पे ध्यान ना देता था। फरजाना बहुत ही भोली थी और साकब को इसे बेवकूफ़ बनाने में बड़ा मज़ा आता था। अभी भी वो अपनी हंसी रोके मोमना की तरफ देख रहा था। साकब के जाते ही मोमना ने फरजाना को बुलाकर अपने पास बिठाया। क्या हो गया है फरजाना, कुछ अक्ल से काम लिया करो। वो मजाक करता है तुमसे, क्यों इसकी बातों में आ जाती हो? वो अब आराम से इसे समझा रही थी, वरना क्या पता वो वाकई अपना कोई बंदोबस्त कर लेती।
میری بھانجی آ رہی ہے اپنی سہیلی کے ساتھ، وہ بھلا اپنی ملازمہ کیوں لائے گی یہاں؟ اب اچھے بچوں کی طرح اپنا کام کرو ورنہ وہ مہمان کیا کہے گی کہ فرزانہ اچھا کام نہیں کرتی۔ نہیں نہیں باجی، میں نے سب کر لیا ہے، بس کیبنٹ کرنے ہیں۔ ہاں تم کر لو، شاباش میرا بچہ۔ فرزانہ پہ پھر پھرتی آ گئی، وہ کام سے لگ گئی۔ مومنہ نے سکھ کا سانس لیا۔ وشا کے آنے میں بس چند دن باقی تھے۔ مومنہ نے ساری تیاریاں کر لی تھیں۔ ویسے بھی وہ رمضان المبارک میں صرف کھانے پہ توجہ نہ دیتی تھیں اور گھر والوں کو بھی سمجھا دیا تھا کہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اسے صرف کھانے پینے کا مت سمجھو۔ ورنہ تو وہ اس گھر میں صبح شام بس یہی سوال ہوتا تھا کہ کھانے میں کیا ہے، اور اس سوال سے جانے کیوں مومنہ کو ایسی چڑ تھی کہ بس۔ آج وشا کی فلائٹ تھی۔ وانیہ اور ثاقب ان کو ریسیو کرنے آئے ہوئے تھے۔ ثاقب تو کار سے ٹیک لگائے فون میں بزی تھا، جبکہ وانیہ بہت ایکسائٹڈ تھی۔ کب سے وہ نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ اس کے خیال میں دو الرٹ شیزائیں جینز اور ٹاپ میں ملبوس لمبی سی ہیل کے ساتھ ٹک ٹک کرتی آئیں گی، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ایک نہایت حسین لڑکی اس کے سامنے آ کر رکی۔ وانیہ علی؟ وانیہ نے مڑ کر دیکھا۔ یس۔ وہ سمجھ نہ پائی کہ کون ہے جو مجھے جانتی ہے، لیکن جب لڑکی نے مسکرا کر کہا میں وشا مراد، تب وانیہ بس ہونک بنی اسے دیکھنے لگی۔ گرین اور لائٹ پنک شرٹ اور ٹراؤزر کے ساتھ پنک دوپٹہ سر پہ لیے وہ وشا تھی، اور ساتھ میں ایک دوسری نازک سی لڑکی سرخ و سفید رنگ لیے کھڑی تھی۔ بمشکل وانیہ نے خود پہ قابو پایا اور ان سے گلے ملنے لگی۔ وانیہ نے آج جینز اور شرٹ پہنی تھی کہ کہیں ان کو یہ نہ لگے کہ وہ پاکستانی لڑکی کسی سے کم ہے، جو کہ وہ دونوں کو تو دوپٹے کا بکل مارے کھڑی تھیں۔ یہ نشا ہے میری فرینڈ، اور نشا یہ وانیہ ہے میری کزن۔ وشا نے خالص اردو میں تعارف کروایا۔ نشا نے بھی سلام کیا۔ وانیہ پہ تو حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ اتنی خالص اردو تو اسے بھی نہیں آتی تھی جتنی ان دونوں کو آ رہی تھی۔ او، یہ میرا بھائی ہے ثاقب۔ وانیہ کو یاد آیا تو اس نے ہنستے ہوئے ثاقب کے بازو پہ کچھ زیادہ زور کا ہاتھ مارا، جس سے ثاقب نے پہلے تو کھا جانے والی نظروں سے وانیہ کو دیکھا اور پھر لڑکیوں کو دیکھ کے چونکا۔ ہائے ثاقب نے کہا۔ السلام علیکم دونوں نے یک زبان ہو کر کہا تو ثاقب خجل ہو کر سر کھجانے لگا۔ وعلیکم السلام۔ وہ دونوں مسکراہٹ دباتی کار میں بیٹھی۔ ثاقب ان کا سامان رکھنے لگا۔ گھر پہنچے تو دادی اور فرزانہ دونوں ہی دروازے پہ کھڑی تھیں، جیسے وشا انہی کی سگی ہو۔ ہائے میری بچی ماں صدقے اللہ نظر بد سے بچائے۔ دادی نے نشا کا منہ چوم لیا۔ دادی یہ نشا ہے وشا کی دوست۔ وانیہ نے جلدی سے بتایا، لیکن دادی کو بس ولایتی میم سے مطلب تھا، چاہے وشا ہو کہ نشا۔ یہ میری دادی ہے زیتون بانو۔ زیتون مین اولیو؟ وانیہ نے بتایا تو نشا نے وشا کے کان میں پوچھا۔ وشا نے ایک عجیب سی مسکراہٹ سے دیکھا جس کا مطلب تھا کہ اپنا منہ بند رکھو، اور وہ چپ ہو گئی۔ فرزانہ جو کہ کب سے دوپٹہ انگلی میں مروڑے جا رہی تھی بلیک اینڈ وائٹ فلموں کی ہیروئن کی طرح، اور سانس بھی زور زور سے لے رہی تھی تاکہ کوئی اس کا بھی تعارف کروائے، اس نے ثاقب کو اشارہ کیا۔ اور ہاں، یہ ہے فرزانہ دوا خانہ دستگیر نمبر 9 کراچی۔ ثاقب نے اس کا تعارف کروایا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور غصے سے ثاقب کو دیکھنے لگی۔ وہ اکثر اسے ایسے ہی چڑھاتا تھا کیونکہ مومنہ نے اسے بتایا تھا کہ پی ٹی وی پہ اشتہار آتا تھا، پھر وہ ہر روز فرزانہ نام کی لڑکی کو کالج میں ایسے ہی تنگ کرتی تھیں، اور وہی بات ثاقب نے پکڑ لی، جبکہ نشا نے اسے دیکھ کر کہا واو شی سو بیوٹیفل۔ فرزانہ پھر سے ہیروئن کی طرح شرمانے لگی۔ دونوں اس کی کلرڈ آئیز کو دیکھ کر حیران تھیں۔ امی کہاں ہیں؟ ثاقب نے پوچھا تو فرزانہ بولی باجی نماز پڑھ رہی ہیں، وہ اب بھی اشتیاق سے انہی کو دیکھے جا رہی تھیں۔ وانیہ نے بمشکل دادی اور فرزانہ سے بچا کے دونوں کو اندر لایا۔ وہ دل ہی دل میں جل رہی تھی، ذرا جو کسی کو احساس ہو کہ مہمان کو اندر بھی آنے دینا ہے۔ وہ دونوں اندر آ چکی تھیں، لیکن دادی نے دونوں کو ادھر ادھر دیکھنے کا موقع ہی نہ دیا جب تک امی نماز سے فارغ نہ ہو گئی۔ امی کو دیکھ کے وشا اٹھی۔ السلام علیکم خالہ۔ ثاقب جو کہ پانی پی رہا تھا، اسے خالہ کہنے پر اسے اچھو لگ گیا۔ نشا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر متوجہ ہو گئی مومنہ کی طرف۔ مومنہ نے جلدی سے دونوں کو ان کا کمرہ دکھایا۔ بیٹا آپ دونوں جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ کمرے میں اے سی آن تھا۔ او مائی گاڈ اٹس سو ہاٹ۔ مومنہ کے جاتے ہی وشا نے دوپٹہ جلدی سے کھینچ کر بیڈ پر پھینکا اور صوفے پر بیٹھ کر اے سی کی ونگز خود پہ کر لی۔ نشا نے بھی اپنے لمبے بالوں کا اونچا جوڑا بنا لیا تھا۔ اب دونوں ایک ہی جگہ پہ بیٹھی بس اے سی کو گھورے جا رہی تھیں۔ یہ ٹھنڈا کیوں نہیں کرتا؟ وشا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سوئمنگ پول میں ڈبکی مارتی۔ پلیز نشا خالہ کو کہو کہ میرا سوٹ کیس۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور وانیہ اندر آ گئی۔ ان دونوں کو ایسے دیکھ کر اس نے اپنی ہنسی روکی۔
गर्ल्स की आपके लिए अम्मी ने ड्रेसेस भेजे हैं, जल्दी से नहा लें आप दोनों। वो दोनों खजालत से मुस्कुराने लगी। वानिया के जाते ही दोनों ने वॉशरूम की तरफ दौड़ लगाई। पहले मैं, मुझे ज्यादा गर्मी लग रही है। निशा इसे धक्का देकर घुस गई। देखना अब तुम कैसे गिन गिन के बदले लूंगी तुमसे। विशा इसे वार्निंग देकर वहीं सोफे पर बैठकर एसी को घूरने लगी। वो दोनों नहा चुकी थी और अब इनको गर्मी नहीं लग रही थी। विशा ने एसी बंद किया और बाहर निकल आई। मोमना इसी का इंतजार कर रही थी। आ जाओ बेटा, यहाँ बैठो मेरे साथ। विशा शर्माती हुई बैठी। मेरा बच्चा, आपको किसने मशवरा दिया था इस गर्मी में खद्दर का सूट पहनने का? मोमना ने मुस्कुराते हुए इसकी थोड़ी छुई। विशा ने अपनी जुबान दांतों में दबाई और बोली, मम्मा ने कहा था कि वहां पे यही ड्रेस पहना जाता है। मम्मा ने ये नहीं बताया कि गर्मियों के मौसम में लॉन पहनी जाती है। मोमना को रह रहकर अफसोस हो रहा था। विशा की गर्दन में सुर्ख निशान पड़ चुके थे। खद्दर के दुपट्टे की बुक्कल जो मारी थी, गजब खुदा का, वो तो देख के ही समझ चुकी थी इनकी हालत, तभी जल्दी इनको कमरे में भेजा। बेटा, कराची में तो हम सर्दी में भी खद्दर नहीं पहन पाते। चलो वो तो अच्छा हुआ कि वानिया के न्यू ड्रेस पड़े हुए थे लॉन के, वरना तो आपकी बॉडी पे रैशेस पड़ जाने थे। जी खाला, कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। वो मुस्कुराती हुई बोली। वो आपकी मेट कहाँ गई? कौन? फरजाना? वो तो चली गई अपने घर, थक गई थी बेचारी। ओ हाँ, विशा को कुछ नहीं सोच रहा था कि क्या बात करे। इतने में वासिफ साहब भी आ गए। आहा, विशा बिटिया, पहुंच गई आप? वो इसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले। जी, आप कैसे हैं खालू? अरे मैं तो एकदम फिट फाट हूँ। बेटा, आपके अम्मी अब्बू कैसे थे? वो इससे हाल अहवाल पूछने लगे। निशा वानिया के साथ टेरिस में खड़ी बारही के मुनाजिर देख रही थी, जहां खुले मैदान में खाना बदोशों ने अपनी झोंपड़ियां डाल रखी थीं। हवाओं के जोरदार झोंकों से दरख्त हिल रहे थे, हर तरफ बादल छा गए थे। शाम के 5 बज रहे थे। कुछ बच्चे खेल कूद में मसरूफ थे और औरतें चारपाइयां डाल के शाम के चाय से लुत्फ अंदोज हो रही थीं। निशा तो खो गई थी इस मंजर में। वैसे भी वो चुलबुली तबीयत की थी, एक जगह नहीं बैठा जा सकता था इससे। यार, मुझे जाना है इनके पास। वो बहुत मचल रही थी इनके पास जाने को। अच्छा ठीक है, हम कल चलेंगे इनके पास। अभी इनके मर्द हजरात मेहनत मजदूरी करके वापस आने वाले होंगे। वानिया ने इसे समझाया। लेकिन तुम अगर कहो तो मैं तुम्हें बाहर ले चलती हूँ। हाँ चलो, मैं अपना कैमरा ले लूँ। वो झट से अंदर गई, जहाँ वासिफ साहब को देख के वो रुक गई। अरे आओ आओ गुड़िया, मैं भी आपका ही पूछ रहा था विशा से। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वो आगे आई। अब उसे वहां बैठना पड़ गया था क्योंकि खालू बहुत ही खुश मिजाज और प्यार देने वाले इंसान थे। कुछ देर बाद वानिया ने इन दोनों को बुलाया। चलो तुम दोनों, वैसे भी मैं दूध लेने जा रही हूँ। वो अपना वॉलेट पकड़े खड़ी थी। हाँ हाँ चलो, निशा जल्दी से उठी। यहाँ पे तुम लोगों को वो माहौल नहीं मिलने वाला जिसकी तुम आदी हो। यहाँ पे सिर्फ मर्द ही नहीं, आती जाती औरतें भी तुम लोगों को घूरेंगी। और शुक्र करो मास्क पहना हुआ है, वरना तुम्हारा हुस्न देख के बेहोश हो जाएंगी आंटियां। वो हंसने लगी। क्या मतलब? इन दोनों को समझ नहीं आया। यार बताया ना, यहाँ पाकिस्तान में औरतों को बहुत अच्छी लगती हैं हसीन लड़कियां, और मर्द को बस लड़कियां ही अच्छी लगती हैं, चाहे जैसी भी हों। वानिया जल के बोली। अभी वो लोग बिल्डिंग के गेट से निकले थे। और हाँ, यहाँ से निकलते वक्त अपना ख्याल रखना, क्योंकि इस रोड पे कोई भी सवारी किसी भी तरफ से आ सकती है। कार, रिक्शा, बाइक, और किसी को घंटा परवाह नहीं होगी कि इनके आगे कोई नाजुक हसीना आ रही है या जा रही है। लेकिन वो दोनों इसकी बात सुन ही कहाँ रही थी। वानिया ने मुड़ के देखा। वो जामुन के पेड़ के नीचे बैठी थी फुटपाथ पे, और निशा इस मंजर को अपने कैमरे में कैद कर रही थी। लो जी, वानिया वापिस आई। मैडम, ये सब बाद में कर लेना, अभी चलो। ओहो डियर, प्लीज, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ बैठना, और अभी तो जरा भी गर्मी नहीं है, और हवा कितनी अच्छी है। निशा दोनों हाथ अतराफ में फैला के आंखें बंद किए एक ही जगह पे घूम रही थी। विशा ने मास्क उतार के एक लंबी सांस खींची। खुशबू कितनी प्यारी है यहाँ की। यहाँ अल्लाह जाने क्या कुछ पक रहा होता है। इन सब की मिली जुली खुशबू और पेट्रोल डीजल न जाने किस किस की बदबू मिलके एक यूनिक स्मेल पैदा करती है, जो मेरे ख्याल में सिर्फ कराची में ही होती है। और अब उठो, वरना दूध की दुकान ना बंद हो जाए। आजकल सब जल्दी बंद होता है। वो धमकी देती हुई आगे चलने लगी। अभी कुछ दूर ही चले थे कि निशा ने फिर से चीख मारी। वाओ! अब कौन सा वाओ मिल गया? वानिया ने परेशान होकर देखा। फुटपाथ पे जगह जगह बड़े से तख्त लगे हुए थे, जिन पे ईरानी कालीन बिछे हुए थे। कुछ लोग वहां बैठ के चाय पी रहे थे, जिसको देख के वो दोनों इसी तरफ भागी थी। निशा आलती पालती मार के तख्त पे बैठ गई। मुझे भी चाय पीनी है। घर चलो, पिलाती हूँ, वानिया ने घूरा। नहीं प्लीज, मुझे यहाँ से चाय पीनी है।
वह मासूम बच्चों की तरह इसके सामने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा के आंखें बंद किए इल्तिजा कर रही थी। तौबा है, तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं दूध लेकर आती हूँ। और खबरदार यहाँ से कहीं मत जाना, चाहे मुझे कितनी ही देर क्यों ना हो जाए। ओके ओके। वो अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। विशी, निशा ने खुशी से इसके गाल में चुटकी काटी। थोड़ी देर में चाय आ गई, जिसका ऑर्डर वानिया जाते हुए देकर गई थी। चाय डिस्पोजेबल कप में थी। विशा ने शुक्र किया, वरना वो खौफजदा थी कि न जाने कैसे कप होंगे। यार क्या चाय है। निशा को कोयलों पे पकी हुई चाय पी के मजा आ गया था। मैं तो रोज यहाँ आकर पीऊंगी चाय। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं, कितना धुआं फैला हुआ है यहाँ, मेरा तो दम घुट रहा है। विशा ने जल के जवाब दिया। तो तुम अपनी खाला जान के साथ बैठ जाना, मैं खुद ही आ जाऊंगी। वो मुंह बनाकर बोली। इतने में वानिया भी आ चुकी थी। चलो, और अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। अम्मी मुझे न जाने किन की नकल अलकाबाद से नवाज रही होंगी कि अब तक दूध नहीं लाई। और दादी को तो हौल उठ रहे होंगे कि कहीं तुम दोनों को गुम तो नहीं कर दिया मैंने। वो आगे जाने लगी, न चार निशा को उठना पड़ा। ओ मैडम, अचानक किसी ने इसे पीछे से पुकारा। निशा ने चौंक कर देखा। यस, एक हैंडसम लड़का इसी को देख रहा था। आपका दुपट्टा। इसके हाथ में निशा का दुपट्टा था। निशा ने हैरत से बड़ा सा मुंह खोला। इसने चाय पीते वक्त दुपट्टा अपने घुटनों के नीचे रख दिया था कि कहीं उड़ ना जाए, और जल्दी में भूल गई थी कि इसे दुपट्टा भी पहना हुआ था। इंग्लैंड में तो वो पहनती नहीं थी, तभी आदत भी ना थी। और झट से अपना दुपट्टा इसके हाथ से छीना। ये आपके पास कैसे आया? वो शर्मिंदगी से बोली। क्योंकि आपने इसे तख्त पे छोड़ दिया था, लड़का अभी इसी को देखे जा रहा था। थैंक यू, वो मुस्कुरा के बोली और जाने को पलटी। वैसे अच्छी लड़कियां अपना दुपट्टा इस तरह फेंक कर नहीं जाती। पीछे से आवाज आई तो वो पलटी। एक्सक्यूज मी। वो निशा को सख्त हैरत हुई इसके लहजे पे। वो इसके करीब आई। आपको लगता है कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ? मैंने तो ये नहीं कहा, वो ढीठपन से बोला और अपने फोन में कोई नंबर डायल करने लगा। देखे मिस्टर, आप बिल्कुल ठीक समझे हैं, मैं बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं हूँ। खास तौर पर उन लोगों के साथ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती जो एक पल में ही दूसरों पे फतवे सादिर करते हैं। वो चबा चबा के बोल रही थी और वो इसे आंखें सुकेड़ के और गौर से देखने लगा। निशा, विशा ने पुकारा तो वो जाने लगी और शाहजहान खान इसे जाता हुआ देखने लगा। इसने शिफॉन का दुपट्टा गले में बांध लिया था, जिस तरह आजकल लड़के गले में स्कार्फ बांधते हैं। दिलावर, इसने आवाज लगाई। जी सरकार, वो जल्दी से नमूदार हुआ। कितनी देर है? बस सरकार, 10 मिनट में तैयार हो जाएंगी। चलो कर लेते हैं इंतजार भी। वो फिर से तख्त पे बैठ गया। निशा का मूड सख्त ऑफ हो चुका था। घर पहुंचकर भी चुपचाप सी थी। बाकी सब खुशगपियों में चाय से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। दादी ने भी निशा पे सवालात की बौछार कर रखी थी। रयान भी दादी के साथ बैठा था। वो निशा आपी, आप परेशान ना हो, दादी सवाल करती रहती हैं हमसे भी। वो इसे तसल्ली देने लगा। क्या सवाल करती हूँ तुझसे मैं, बदमाश? दादी ने सुन लिया था और अब वो रयान को सख्त सुस्त सुनाने लगी थी, जबकि वानिया निशा को बुलाने लगी थी। क्या हुआ? वो अभी अपना दुपट्टा कस के गले में बांधे हुए थी। वो देखो, वानी ने इशारा किया। खाना बदोशों की झोंपड़ियों की तरफ वो लोग म्यूजिक लगा के बैठे थे और बच्चे रक्स में मसरूफ थे। निशा हंस पड़ी। ये इन लोगों का मशगला है, रात को फुल वॉल्यूम म्यूजिक चलता है और सुबह ही उठते ही म्यूजिक। तुम्हें पता है, मेरे तो कान पक गए हैं पुराने इंडियन सॉन्ग सुन सुनकर। वानी ने अपने कानों को हाथ लगाया। कितने खुश लग रहे हैं ना ये लोग। पता है, मेरा भी दिल करता है कि इसी तरह किसी न किसी से डरूं, बस अपनी ही धुन में मगन अपनी लाइफ को इंजॉय करती रहूं। निशा के कहने पर विशा ने इसको कोहनी मारी। मैडम, तुम अभी अपनी ही धुन में लाइफ इंजॉय करती हुई आई हो। किसने मना किया है तुम्हें? वानिया, कल मैं तुम्हें इसके सारे कच्चे चिट्ठे खोल के सुनाऊंगी। विशा वानी को बताने लगी कि निशा ने इसके मुंह पर हाथ रखा। यार, मैंने बताया नहीं कि आज मेरे साथ क्या हुआ। निशा ने शाम वाला किस्सा सुनाना शुरू किया। इसकी ये मजाल, वानी को गुस्सा आ गया। अब वो तीनों एक साथ ही बोले जा रही थी, जाने कोई किसी की सुन भी रहा था कि नहीं। शाहजहान खान को वो लड़की भूल ही नहीं रही थी। वो सोचने लगा कि कैसा हसीन इत्तेफाक था कि उसकी कार भी इसी जगह पे खराब हुई थी। वो अपने ऑफिस से वापसी की तरफ गामजन था कि अचानक कार 2-3 झटके खा के रुक गई थी। शाहजहान को सख्त कोफ्त हुई। सब दिलावर की मेहरबानी थी, जो कि इसका कार ड्राइवर था। बहुत ही लापरवाही का सबूत दिया तुमने दिलावर। कितनी बार कहा तुमसे कि गाड़ी मसला कर रही है, चेक करवा लो। अब रुक गई ना बीच बाजार में, करवा दी ना मेरी जंग हंसाई। वो दिलावर से कहने लगा तो वो झट से बोला, अल्लाह न करे सरकार के आपकी जग हंसाई हो। शाहजहान के लबों पर शरारती मुस्कुराहट थी।
इससे दिलावर को इमोशनली ब्लैकमेल करने में मजा आता था। अब देख लो, मैं तो परेशान हो गया ना तुम्हारे चक्कर में। सरकार परेशान हो आपके दुश्मन, मैं बस अभी बंदे को लेकर आता हूँ, वो सामने ही तो मैकेनिक की शॉप है। वो इसे तसल्ली देते हुए बोला। ना बाबा, दुश्मन तो मजे कर रहे हैं इस वक्त अपने घर में। मैं एक यही हूँ जो कि यहाँ पे खज्जल ख्वार हो रहा हूँ। वो मसनूई आहें भरने लगा। दिलावर इसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि इसके खान को तकलीफ हो। वो जल्दी से भागा मैकेनिक की तरफ, जबकि शाहजहान की नजर अचानक फुटपाथ पर पड़ी थी, जहां वो लड़की कैमरा हाथ में लिए दोनों हाथ फैलाए आंखें बंद किए घूमती हुई कुछ बोल रही थी। शाहजहान अपनी नजर ना हटा पाया। लंबे सिल्की बाल हवा में उड़ने जा रहे थे, जिनको काबू करने की नाकाम कोशिश भी जारी थी। वो लड़की अब दूसरी लड़की का हाथ पकड़े आगे जा रही थी। शाहजहान भी न जाने कैसे कार से उतरा और इसी तरफ चलने लगा। इसकी आदत न थी किसी लड़की का पीछा करने की, मगर इस लड़की को देख के न जाने दिल को क्या हुआ था कि इसी तरफ खींचा जा रहा था। 2 कदम चल के ही वो लड़की भागती हुई चाय वाले के तख्त पे बैठी थी, और वो भी साथ वाले तख्त पे बैठ गया था। इसने भी चाय ऑर्डर की थी। इस लड़की का मासूमाना अंदाज में दूसरी लड़की से रिक्वेस्ट करना और फिर हवा से उड़ते दुपट्टे को काबू करने के लिए इसे अपने घुटनों के नीचे दबा के रखना, शाहजहान इसे ही देखे जा रहा था। जैसे ही वो जाने लगी तो शाहजहान की नजर इसके दुपट्टे पर पड़ी, जो इसके उठते ही हवा में उड़ने के लिए पर तोल रहा था। शाह ने जल्दी से दुपट्टा उठा लिया और इसके पीछे भागा, लेकिन हाय रे किस्मत, इससे बात करने के चक्कर में इसका मूड खराब कर बैठा था और वो अब भी अपने टेरेस में बैठा इसी को सोचे जा रहा था। सामने समुंदर की लहरें जोरों शोर से आ जा रही थीं। वालदा ने फरमान जारी किया है कि आप सब खवातीन अपनी ईद की शॉपिंग शुरू कर दें, क्योंकि रमजानुल मुबारक में वो आपको बाजारों में लूड़ लूड़ फिरने की इजाजत नहीं देने वाली। साकब इनके सर पे खड़ा फरमान ऐसे सुना रहा था जैसे पुराने जमाने में फरमान सुनाया जाता था। हमें मंजूर नहीं, जाकर कह दो वालदा मोहतरमा से। वानी ने नाक से मसनूई मक्खी उड़ाते हुए किसी शहजादी का सा अंदाज अपनाया। ओके। साकिब पलटा और जोर से चिल्लाया, अम्मी। पीछे से वानी ने इसका कॉलर खींचा। रुको तो, डफर में मजाक कर रही थी। साकब कौन सा सच में जा रहा था वहीं बैठ गया। आज ही बोला है जाने को, कह रही हैं कि माँ बदौलत आप लोगों को लेकर जाएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ छोड़ कर आ जाऊंगा। बाकी तुम लोगों की मर्जी है, चाहे वापिस आओ या फिर वहीं पे डेरा जमा लो मेरी बला से। ठीक है, तुम चले जाना, कोई मसला नहीं है। चलो बहनों, रेडी हो जाओ, हमारे पास बस 2 या 3 दिन बचे हैं और फिर रोजे हैं, और मैं तो बाहर नहीं जाने वाली, प्यास से बुरा हाल हो जाता है मेरा। वानी तो जैसे तैयार बैठी थी। विशा और निशा इसे देख के हंस पड़ी थी। मोमना ने दोनों को कह दिया था कि अपनी पसंद से जो कुछ लेना है ले लें, लेकिन बहुत कम वक्त बचा है तो कोशिश करना कि एक दिन में निपटा लो। ऐसा ना हो कि पूरा दिन घूम फिर के खाली हाथ वापिस आ जाओ। वो आखिर में आंखें दिखाकर बोली थी। डोंट वरी खाला, हम अपनी पूरी शॉपिंग करके ही वापिस आएंगे। विशा ने इनके गले में बाहें डालकर कहा तो वो मुस्कुरा दी। अभी वो लोग पहुंचने ही वाले थे कि कार झटके खाने लगी। अबे यार, क्या मुसीबत है। साकब ने खूब कोशिश की, मगर गाड़ी ने हमेशा की तरह अपनी औकात दिखा दी थी। जब भी वो किसी दोस्त या रिश्तेदार को बिठाता था तभी ये बेइज्जती करवाती थी। वानी की शक्ल देखने वाली थी। ओ फिर से नहीं, अब क्या करना। करना क्या है, तुम इन लोगों को लेकर शाही सवारी पे चली जाओ, करीब ही तो है शॉपिंग मॉल। क्या शाही सवारी पे शर्म नहीं आती तुम्हें? मेहमानों को मैं शाही सवारी पर लेकर जाऊंगी। वो दोनों कब से बहस किए जा रहे थे। यार प्लीज, हमें कोई एतराज नहीं है, पर तुम लोग लड़ो मत। वानी को सख्त गुस्सा आ रहा था। कभी चेक भी करवा लिया करो इस खटारा को। इसने साकब को आंखें दिखाई। देखो मोटी, मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, पहले ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है। साकब भी लगी लिपटी रखने वाला नहीं था, बस विशा और निशा का लिहाज कर रहा था। वानी को शर्मिंदगी हो रही थी, मजबूरन इसने चिंची को हाथ दिया था। तीनों बैठी तो चिंची चल पड़ी। इसे शाही सवारी कहते हैं? विशा ने पूछा। नहीं, ये हमारा कोड वर्ड है, किसी दूसरे शहर के सामने शाही सवारी बोलते हैं। वो दोनों दिल खोल कर हंसी थी और वानी भी इनकी हंसी में शामिल हो गई। हाय, कितना मजा आ रहा है विशी। निशा इधर उधर देखते हुए बोले। पहले ही बताना था कि इतना मजा आएगा तो हम साकिब बेचारे को क्यों तकलीफ देते। विशा को इस मस्कीन की बहुत फिक्र हो रही थी। वो बेचारा नहीं है, काफी चारा है इसके पास। और तुम्हें लगता है वो हमारी मोहब्बत में आया था? बेटा, वो अब्बू की खटारा को अपने दोस्तों के साथ उड़ाने के लिए निकला था। हा हा हा, लेकिन वो इसी के गले पड़ गया। वानी जले दिल के फिफोले फोल रही थी। मेरी किस्मत में तो ये चिंची ही होती है हर वक्त।
निशा ने इसे तासुब से देखा। मेरा तो दिल करता है कि जब तक यहाँ हूँ शाही सवारी पे ही सफर करूँ। वो हाथ बाहर निकालने लगी तो वानी ने पकड़ लिया। पागल हो क्या, अभी कोई भी सवारी आएगी और तेरा हाथ अलग हो जाएगा। ओह, निशा डर गई। 2 दिन से शाहजैन इसी जगह चाय पीने लगा था कि शायद वो दुश्मनी जान नजर आ जाए, मगर वो नजर ना आती। वो दिल मासूम के वापसी की राह लेता। दिलावर जब तक इसके कान खा जाता था, सरकार अभी तो माह मुबारक शुरू होने वाला है, फिर आप कैसे यहाँ की चाय पियेंगे। इसे यही वजह बताई थी कि यहाँ की चाय पसंद आ गई है। तो ऐसा है दिलावर कि मैं रोजा अफ्तार करके यहाँ आ जाया करूंगा। वो चारों तरफ नजरें दुराता हुआ बोला। लेकिन सरवार, इस वक्त तो मैं तरावी पढ़ने जाया करूंगा। दिलावर को फिक्र होने लगी। तो तुम यहाँ की मस्जिद में पढ़ लेना, शाहजहां ने इसे चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। लेकिन सरकार, यहाँ न जाने कैसी मस्जिद हो। हाँ वाकई, ये तो मैं भूल ही गया था कि यहाँ की और वहाँ की मस्जिद में तो बड़ा फर्क होगा। वो जल के बोला। खुदा का खौफ करो यार, यहाँ भी वही कुरान और नमाज होगी। कब तक बटे रहोगे यार। इसका मूड ऑफ हो गया था। और इतना ही डर है तो वहीं पे पढ़ लेना, मैं खुद ही आ जाऊंगा, कम से कम मुझे तुमसे तो छुटकारा मिलेगा। आखिरी जुमला आहिस्ता से बोला था। वो कार में बैठ चुका था। दिलावर ने शर्मिंदा होकर कार स्टार्ट की। टर्न मोड़ते ही एक रिक्शे से वो उतरती हुई नजर आई थी। वो हंसती हुई 2 लड़कियों के साथ शॉपिंग बैग्स संभालती हुई जाने लगी थी। लेकिन वो सड़क के पार थी और वापस घूम के आने में वक्त लगता और वो वहां से गायब हो जाती फिर से। हाय, शाहजैन ने दिल पे हाथ रखा और मुस्कुराने लगा। विशा को प्यास लगी थी। रात के 3 बज रहे थे, मगर मजबूरन इसे निकलना पड़ा। लाउंज पार करके वो किचन की तरफ जा रही थी कि अचानक आवाज आई। रुको रुको रुको। वो रुक गई। इसका दिल पत्ते की तरह कांपने लगा। पलटो पलटो जल्दी। वो पलट गई। सांसें तेज होने लगी। भागो भागो, दुश्मन पीछे है, वो मार डालेगा तुम्हें। क्या? विशा हाँफती हुई वहां से भागी। इसकी तो जान पे बन आई थी। अरे यार, मरवा दिया ना। कमीने, तुझे बोला भी था इस तरफ मत जाना। विशा रुक गई। पीछे मुड़ के देखा तो खिड़की से टेरेस नजर आ रहा था, जहां पे साकिब हैंड्स फ्री लगाए अपने फोन में गेम खेल रहा था, पबजी। या मेरे खुदाया, ये गेम खेल रहा था और मेरा तो दिल बंद होने वाला था। विशा को सख्त गुस्सा आ रहा था। साकिब पे इसी का बदला तो मैं लेकर रहूंगी, वो पानी पीते हुए दिल ही दिल में कहे जा रही थी। जबकि साकिब के फरिश्तों को भी खबर न थी कि इसने विशा को कितना खौफजदा कर दिया था। वो अब भी गेम में लगा हुआ था। काश मैं तेरे शहर का कोई रिक्शा ड्राइवर होता। तुम अपना हसीन हाथ हिला के रोकती मुझको। जब मैं भाव-ताव करता तो तुम एक अदा से आंखें दिखा के कहती, मैं तो इतने ही दूंगी। तो मैं जवाब में मुस्कुरा कर कहता, आप कुछ ना दें। तो तुम मुस्कुरा के बैठ जाती और मैं तुम्हें पूरा शहर घुमाता और कभी वापिस ना आता। या फिर मैं तुम्हारे हाथ का कैमरा होता। हाँ, ये ठीक रहेगा। वो कब से ऊट पटांग शेर लिखता जा रहा था। अगर वसी शाह को इल्म हो जाता कि इसकी शायरी की यूं टांग तोड़ी जा रही है तो बेचारा सदमे से बेहोश हो जाता। लेकिन वो भी क्या करता, इसे जो वो भूलती ही नहीं थी। सरकार, दिलावर की आवाज पर इसके ख्यालात को तरोड़ मरोड़ कर रख दिया था। कहाँ फंस गया हूँ यार। अब ख्वाब तो इस 2 शीजा के देख रहा हूँ, मगर लगता है मेरे नसीब में ये दिलावर ही लिखा है। इसने जल्दी से पेपर छुपा कर रखा। वो जासूस अगर देख लेता तो पेपर कब का जाजिब खान के टेबल तक पहुंच चुका होता। शाहजेन खान माहनाज खातून का इकलौता पोता था। माहनाज खातून ने जवानी में बेवगी की चादर ओढ़ ली थी और अपने दोनों बेटों को अपना सब कुछ समझकर इनको आला तालीम दिलवाई। बड़ा बेटा शाह बैग, जिसने अपनी पसंद से शादी की थी, और छोटा बेटा जाजिब खान, जो कि शाह बैग से काफी छोटा था। इसे भी यूएस भेजा था तालीम के लिए, लेकिन इसे अपनी तालीम अधूरी छोड़कर आना पड़ा था, क्योंकि शाह बैग और इसकी बीवी सीमा को पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए गांव से वापस आते वक्त कत्ल कर दिया गया था। माहनाज खातून की खुशियां खानदानी दुश्मन की नजर हो चुकी थीं। शाहजैन इस वक्त 15 साल का था और वो इत्तेफाक से बोर्डिंग स्कूल में था और इसकी जान बच गई थी। माहनाज खातून ने फैसला किया था कि वो अब गांव कभी नहीं जाएंगी। वो बस अपने पोते और बेटे की जिंदगी बचाना चाहती थी और कई सालों से कराची में मुकीम थी। शाहजैन बमुश्किल इस सदमे से निकल पाया था और अपनी तालीम मुकम्मल करके वतन वापस आए हुए इसे 2 साल हो गए थे। लेकिन यहाँ पहुँचते ही इस पे पाबंदियाँ शुरू कर दी गई थीं। जाजिब खान और माहनाज खातून, जिनको सब घर वाले और नौकर चाकर आईजान बुलाते थे, उन्होंने दिलावर को शाहजहां का बॉडीगार्ड प्लस ड्राइवर रखा हुआ था और शाहजहां को यही लगता था कि अब वो दिलावर से कभी जान नहीं छुड़ा सकता। आईजान बहुत खौफजदा थीं, क्योंकि इनके अपने रिश्तेदार इनके बेटों के खून के प्यासे थे
اور شاہزین ان کا بہت لاڈلا تھا۔ جازب خان نے کم عمری میں بھائی کا صدمہ دیکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت سخت ہو گیا تھا۔ آئی جان کی دلی خواہش تھی کہ وہ شادی کر لے، مگر وہ ہمیشہ ٹال جاتا تھا۔ جازب نے دن رات محنت کر کے اپنے بزنس کو اسٹیبلش کیا تھا، اور اب وہ شاہزین کو بھی اسی مقام پر دیکھنا چاہتا تھا جہاں اس کے بھائی کو ہونا چاہیے تھا۔ آج میرا انٹرویو ہے، پلیز سب دعا کرنا، اور دعا کرنی ہے، ایسے ہی مت کہنا کہ ہاں کر دیں گے۔ وانیہ کو بہت ٹینشن ہو رہی تھی، کافی دنوں سے وہ جاب کے لیے ٹرائی کر رہی تھی۔ اچھی خاصی زندگی گزار رہی ہو یار، کیا ضرورت ہے جاب کی؟ نشا نے اس کے بال سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، اتنے سال پڑھا ہے میں نے، اپنا ٹیلنٹ ضائع تھوڑی نہ کروں گی۔ ہاں یہ تو ہے وانی، پتہ ہے باہر کی لائف بہت مشکل ہے، وہاں گھر کا سکون نہیں، بس ہر وقت ایک مشین بن کے گزارو۔ اس لیے میں تو بس شادی کروں گی اور بیگم صاحبہ بن کے گھر میں عیش کروں گی۔ نشا آنکھیں بند کر کے ایک ادا سے بولی۔ کتنا شوق ہے تمہیں شادی کا؟ وانی منہ کھولے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، پہلے کچھ بن کے دکھاؤ۔ وانی اپنا بیگ اور ڈاکومنٹس چیک کرتے ہوئے بولی۔ ہاں کہہ تو رہی ہے بیگم صاحبہ بن کے دکھاؤں گی، وشے سے چراتے ہوئے بولی۔ تم لوگ چاہے جتنا مذاق اڑا لو، میں بس اب سکون کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ ہاں، اور وہاں پہ جب ساس نندوں کا سامنا ہوگا تب تمہیں لگ پتا جائے گا سکون کیا چیز ہوتی ہے۔ وانی جاتے وقت لقمہ دیا۔ وہ میں سب دیکھ لوں گی، بائی دا وے بیسٹ آف لک۔ وہ دونوں بھی ہنسی۔ وہ اپنے لمبے بالوں کا جوڑا بنا رہی تھی، آج اس نے میکھی کے گھر جانا تھا۔ اب تم کہاں جا رہی ہو؟ وشا نے اسے گھورا۔ میں جا رہی ہوں میکھی کے پاس، آج اس کی بیٹی انجلی کے پھیرے ہوں گے اور وہ مناظر مجھے اپنے کیمرے میں قید کرنے ہیں۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ جاؤ پیاری عیش کرو، میں تو اب جانے لگی ہوں باہر ناشتہ کرنے، حلوہ پوڑی یمی۔ وہ ہونٹوں پہ زبان پھیر کے بولی۔ نشا کی اچھی خاصی جان پہچان ہو گئی تھی خانہ بدوشوں سے، میکھی اور اس کی بیٹی انجلی اور چھوٹی بیٹی پوجا اور اس کی بہو پارتی۔ دیورانی کا نام شاید سیتا تھا، لیکن وہ لوگ اسے شیتا کہہ کر بلاتے تھے۔ نشا ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی، وہاں گاؤں کا سا ماحول ہوتا تھا۔ نشا حیرت میں تھی کہ اتنی گرمی میں بھی وہ سب لوگ فریش دکھتی تھیں، جبکہ ان کو دھوپ میں بھی کام کرنا پڑتا تھا۔ وہاں جا کے اسے علم ہوا کہ بارات رات کو آئے گی، کیونکہ کسی وجہ سے وہ جلدی نکل نہ پائے تھے۔ نشا کا موڈ آف ہو چکا تھا، کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ واپس جانے لگی، لیکن اب وہ گھر کی طرف نہیں بلکہ اپوزٹ سائڈ پر جانے لگی تھی۔ آج وہ اکیلے میں گھومنا پھرنا چاہتی تھی۔ موسم بہت اچھا تھا، گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور تیز ہوا میں پتے یہاں سے وہاں بکھرے ہوئے تھے۔ ایک چنچی رکشا اس کے قریب رکا تو وہ بیٹھ گئی، یہ سوچے بنا کہ اسے کہاں لے جائے گا، بس اسے گھومنا تھا۔ اس نے وشا کو ٹیکسٹ کر دیا تھا کہ میں گھومنے نکلی ہوں، دیر ہو سکتی ہے، کوئی پریشان نہ ہو۔ نہ جانے اسے کیا مزہ آتا تھا، شاہی سواری میں سیر کر کے رکشا رکتا، کہیں کچھ لوگ اترتے کچھ لوگ بیٹھ جاتے، لیکن نشا اپنی جگہ سے ہلتی تک نہیں۔ اسے ذرا خبر نہ تھی کہ وہ کہاں سے کہاں نکل آئی تھی۔ باجی آپ یہاں اتر جائیں، اب میں نے گاڑی بنوانی ہے، ڈرائیور اسے بتانے لگا، اور کرایہ بھی بتا دیا۔ لیکن اب میں کیسے واپس جاؤں گی؟ باجی یہاں سے بہت سے رکشے نکلتے ہیں، اپنے علاقے کا پوچھ کر بیٹھ جانا، بس تھوڑا سا آگے جانا جہاں پہ چرنگی ہے۔ نشا سوچنے لگی کہ چرنگی کا کیا مطلب ہے۔ خیر وہ تھوڑا آگے آ گئی تھی اور ایک بندے سے پوچھنے لگی، سنیے یہ چرنگی کہاں پہ ہوتی ہے؟ آدمی نے پہلے اسے سر سے پیر تک دیکھا، پھر پوچھنے لگا، کون سی چرنگی؟ لیکن اس کے منہ میں پان تھا۔ نشا کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا بولا تھا۔ کچھ دیر تک وہ بولتا رہا، نشا اس کا شکریہ ادا کر کے آگے چلی آئی۔ مجال ہے جو اس بندے کا ایک لفظ بھی اس کی سمجھ میں آیا ہو۔ اب کی بار ایک عورت سے پوچھا۔ وہ بولی کہ آپ اس وقت چرنگی پر ہی کھڑی ہیں اور آپ کو رکشہ وہاں سے ملے گا، لیکن آپ چاہیں تو میں آپ کو رکشہ کروا دیتی ہوں، وہ بھی زیادہ پیسے نہیں لے گا اور جلدی آپ کو پہنچا دے گا۔ او نو تھینکس، اصل میں مجھے شاہی سواری میں ہی جانا ہے، کیونکہ وہاں پہ اور لوگ بھی ہوتے تھے تو وہ بلا خوف و خطر بیٹھی رہتی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اکیلے بیٹھتے ہوئے خوف آ رہا تھا۔ وہ عورت سمجھ نہ پئی کہ یہ شاہی سواری کون سی ہے۔ چرنگی پہ جا بجا کبوتر دکھائی دیے، لوگ دانا ڈالتے تھے۔ نشا وہاں بھی مناظر قید کرنے لگ گئی۔ کبوتروں کے قریب کوئی جاتا تو وہ پھر سے اڑ جاتے۔ موسم بھی غضب کا ہو رہا تھا، ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ اب نشا رکشہ دیکھنے لگی، اتفاق سے شاہجہان کی کار بھی سگنل پہ رکی ہوئی تھی اور اس کی نظر نشا پر پڑ گئی۔ پہلے تو وہ اچھلا اور پھر جلدی سے کار سے اترا۔ کہاں جا رہے ہیں سرکار؟ دلاور چلا اٹھا، مگر اس کا پیچھا نہ کر پایا کیونکہ سگنل کھلنے والا تھا۔ دلاور تم چلے جاؤ، میں آ جاؤں گا، وہ تیزی سے کہتا وہاں سے بھاگا۔ نشا کو مطلوبہ روٹ کی سواری نہیں ملی۔ اب تک برسات کافی تیز ہو چکی تھی،
ओहो अब क्या करूं, वो काफी हद तक भीग चुकी थी, पानी की बौछार पर मंजर को दहला रही थी। अब की बार जो भी रिक्शा रुका वो बैठ गई, अब चाहे जहां भी ले जाए कम से कम भीगने से तो बच जाऊंगी। वो दुपट्टे से मिट्टी साफ करने लगी। रिक्शा चलने ही वाला था कि किसी ने भागते हुए हाथ से इशारा किया और वो बंदा इसकी सामने वाली सीट पे बैठ गया। इसके बैठते ही निशा को कुछ सुकून मिला, वरना इस वक्त जो अंकल बैठे थे वो मुसलसल इसे घूरे जा रहे थे। शाहजैन मुश्किल वो रिक्शा पकड़ पाया था। या अल्लाह तेरे रंग भी निराले हैं। रात मैंने जो इशार लिखे थे तूने आज सच कर डाले। बस मुझे रिक्शा का ड्राइवर नहीं बनाया, शुक्र है। शाहजैन मुस्कुराते जा रहा था। इसे डर भी लग रहा था कि कहीं वो जल्दी उतर ना जाए। वो किन अखियों से देख रहा था कि अचानक वो बोली, क्या है अंकल, आपने कभी कोई लड़की नहीं देखी? शाहजहान चौंका। इसके साथ जो बंदा बैठा था वो शायद इसी को घूर रहा था। अंकल ने जल्दी से मुंह फेर लिया और इतना शर्मिंदा हुए कि रिक्शा रुकवा कर उतर गए। अब वो दोनों थे। निशा अब सुकून से बैठी थी। शाहजहान ने बाहर देखा तो वो मनहूस दिलावर अब तक इसका पीछा कर रहा था। वो बआसानी इसको देख सकता था क्योंकि इसका रुख इसी तरफ था। रिक्शा रुका था। आपको यहाँ पे उतरना है भाई? ये कौन सी जगह है? वो सोचकर पूछने लगी। हसन स्क्वायर, जवाब आया। नहीं आप चलो आगे। शाहजहान इंतजार में था कि निशा क्या जवाब देती है। इसने चलने का कहा तो वो भी चुप करके बैठा रहा। शाहजहान को इल्म था कि इसका घर गुलिस्तान जौहर में है, तो वो आगे कहाँ जा रही थी अब इसको बताने भी नहीं सकता था। मजबूरन इसने गला साफ करके पूछा, मीर साहब को कहाँ उतरना है? वो जो कि बहुत परेशान दिखाई दे रही थी इसकी तरफ देखने लगी। मुझे वो सोचने लगी। नाम याद नहीं आ रहा। वो मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, इस जगह का नाम तो शायद कुछ और था, पर जी मैं समझ गया। आप परफ्यूम चौक की बात तो नहीं कर रही? हाँ वही। वो खुशी से चिल्लाई। आपको कैसे पता चला? वो एक्साइटमेंट में पूछना भूल गई थी, जब याद आया तो पूछने लगी। शाहजहान इसके पल पल बदलते रंगों में खोया हुआ था। वो मैंने आपको वहां पे देखा था। वो डरते डरते कहने लगा। मुझे देखा? वहां कब? वो मैं असल में वहां रोज चाय पीने जाता हूँ, तो आप भी वहां आती हैं ना? इसे बहाना सूझ गया, जबकि इस दिन के बाद उसे वहां देख ही ना पाया था। चाय पीने तो रोज जाता, शायद इन दोनों की टाइमिंग का फर्क था। बस इतने से इतना याद था कि वो बोली थी कि मैं तो रोज यहाँ चाय पीने आया करूंगी। हाँ वहाँ की चाय बड़ी मजेदार है, वो हंसते हुए बोली। तो शाहजहान अपने ख्यालों से निकल आया। लेकिन आप रॉन्ग साइड पे जा रही हैं, इस तरफ तो आप काफी दूर निकल जाएंगी। क्या? लेकिन मुझे तो अपने घर जाना है। मेरा फोन भी बंद हो गया है, रात को चार्ज करना भूल गई थी। वो काफी परेशान दिखाई देने लगी। ऐसा करता हूँ, मैं आपको छोड़ देता हूँ आपके घर। लेकिन आप तो खुद रिक्शे पे जा रहे हैं, वो तंजिया अंदाज में बोली। शाहजहान ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मेरा मतलब था कि मैं आपको रिक्शा पे छोड़ आता हूँ। वो दिलावर को आंखें दिखाई जा रहा था, जो कि इसी का पीछा किए जा रहा था। कम वक्त एक मिनट भी कहो भी तो सुकून से नहीं रहने देगा ये। वैसे मेरा नाम शाहजैन खान है, वो मुस्कुरा के बताने लगा। जी अच्छा। वो मुंह मोड़ के बाहर देखने लगी। इसके लबों पे शरारती मुस्कुराहट थी। शाहजैन के देखने पे वो बोली, मुझे निशा कहते हैं। अब शाहजैन की जान में जान आई थी। मौसम इतना हसीन इसने कभी ना देखा था। बारिश रुक गई थी, बस हल्की सी बूंदें पड़ रही थीं, जो कि हवा में ही गुम हो जाती। रिक्शा अपना लास्ट स्टॉप पे रुक गया था। शाहजहान किराया देने लगा। निशा ने 1000 का नोट निकाला। इसके पास खुले नहीं थे। मैंने दे दिया है किराया, आप परेशान ना हो। वह इसे रोकता हुआ बोला। लेकिन मेरा किराया आप क्यों देंगे? वो नाराजगी से बोली। बदले में आप मुझे चाय पिला दीजिएगा। वो मुस्कुराया। काफी स्मार्ट हैं आप। वो हंसने लगी। वो तो मैं हूँ। वो भी हंसा। अचानक इसकी नजर दिलावर पर पड़ी। वो कार साइड में रोक के उतर रहा था। बेड़ा गर्क। शाहजहान ने अपना सर पकड़ लिया। दोस्तों ये इस मुकम्मल नावल का पहला हिस्सा था जो आपने अभी समाअत फरमाया। चूँकि ये एक तवील और मुकम्मल नावल है, इसलिए आपकी सहूलत के लिए हमने इसे 2 हिस्सों में तकसीम किया है। इस कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा यानी फाइनल एपिसोड कल ठीक इसी वक्त चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, जहां से ये कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी और आपको इसका मुकम्मल इख्तिताम देखने को मिलेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें, ताकि कल जैसे ही इस नावल का दूसरा और फाइनल पार्ट अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।